नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान मित्र, आज की वीडियो में हम जानेंगे जब हमारी गेहूं की फसल 50 दिन से लेकर 100 दिन की हो जाती है तो इस 50 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है। मतलब 60, 70, 80, 90, 100 दिन तक आपको कौन कौन से ज़रूरी काम करने होते हैं जिससे आपकी गेहूँ में ज़्यादा पैदावार मिल सके। बहुत ही अच्छी और यूजफुल जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे 50 दिन पे क्या करें, उसके बाद में ऐसे ही क्रम वाइज हम आगे आपको बताते रहेंगे। तो 50 दिन से पहले 45 या 40 दिन पे आपको गेहूं में दूसरा पानी लगाना होता है। इसके बाद में 45 से 50 दिन पे आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है, यानी अंतिम यूरिया का इस्तेमाल आपको 45 से 50 या फिर अधिकतम 55 दिन के अंदर कर देना चाहिए। अब अंतिम यूरिया के रूप में आपको जो यूरिया आती है दानेदार, उसकी आपको लगभग 40 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होगा। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जो किसान साथी यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं तो या तो आप यूरिया डालिए या फिर आप नैनो यूरिया डालिए। अगर आप नैनो यूरिया डालना चाहते हैं तो अभी आप 45 से 50 या 55 दिन पे छिड़काव विधि से डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो नैनो यूरिया की 2 से लेकर 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के आपको छिड़काव करना होता है। तो आप छिड़काव चाहे आप नैनो यूरिया डाल दीजिए, चाहे यूरिया का इस्तेमाल 45 से 55 दिन के अंदर किसान साथियों आपको करना होता है। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारी फसल जब हो जाती है 70 दिन के आसपास, तब 70 दिन के आसपास हम गेहूं में तीसरा पानी लगाते हैं। अब तीसरा पानी आपको लगा देना है। तीसरा पानी लगाने के बाद में कुछ खादों का इस्तेमाल करना है। जैसे कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम गेहूं में तीसरी सिंचाई करते हैं तो इस अवस्था में भी गेहूं में पीलापन रह जाता है, नाइट्रोजन की कमी रह जाती है। तो ऐसी अवस्था में हमें यूरिया खाद नहीं डालना होता है। ऐसी अवस्था में यहाँ पे हमें यूरिया का छिड़काव करना होता है। तो जो दानेदार यूरिया होती है इसकी आपको 1 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव कर देना चाहिए, स्प्रे कर देना चाहिए। इसके साथ में अगर आप जिंक का भी छिड़काव कर देंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। चमक आपके पौधे में चमक आ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है और पौधे में भोजन अच्छे से बन पाता है, जिससे हरापन भी आ जाएगा और बाद में बालियाँ भी अच्छी आती हैं। तो जिंक जो आता है 33% वाला, इसकी आप 750 ग्राम मात्रा या फिर 21% वाले जिंक की लगभग 1 kg मात्रा या फिर 12% वाले जिंक यानी जो एडिटिव जिंक आता है, चिलेटेड जिंक, इसकी 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 1 से 2 kg यूरिया के साथ में आप घोल के छिड़काव कर देंगे तो अच्छा लाभ किसान साथियों आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे यूरिया का छिड़काव आपको तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा आपको नहीं डालना है। तब आपको क्या करना है, मान लीजिए अब आपकी फसल 80 या 75 या 85 दिन या 90 दिन के आसपास की होने वाली है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं गबोट अवस्था। अब गबोट अवस्था यहाँ पे हम कोई एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता पाएंगे कि हाँ इसी समय से चालू हो जाती है। हमारी बहुत सारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में देर से तैयार होती हैं। तो जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें हो सकता है 70, 75, 80 दिन के आसपास अवस्था आ जाए। जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसमें 80, 85, 90, 95 दिन तक भी गबोट अवस्था आती है। तो ऐसे आप मान सकते हैं कि 75 से 85 दिन के समय हमें यहाँ पर जो हम खाद बताने वाले हैं इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं ताकि आपके गेहूँ की बालियाँ अच्छी आ सकें। तो पहली खाद आपको बालियाँ आने से पहले डालनी है NPK 05234। अब 05234 डालने से क्या फ़ायदा मिलेगा ये भी हम जान लेते हैं। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस का इस अवस्था में काम ये होता है कि जो भी आपकी बालियाँ बन रही होती हैं तने के अंदर, आप देखेंगे तना बीज से तोड़ के तो छोटी सी बाली आपको नज़र आ जाएगी। तो उस बाली के विकास में जो भी तत्व लगते हैं वो तत्वों को पहुँचाने का काम करता है। मतलब यहाँ पे फास्फोरस एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है जिससे बालियों के विकास में काफ़ी तेज़ी आती है। इस अवस्था में 34% इसमें पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम यानी पोटास इस समय काम ये करता है कि आपकी बालियों के विकास में सहायता करता है, बालियों की लंबाई मोटाई बढ़ाता है, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि करता है। इसके साथ साथ आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास भी करता है, जिससे आपकी फसल में जल्दी कोई रोग, जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती है। आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील भी बनाता है, जिससे आपकी फसल में जल्दी रोग बीमारियाँ नहीं लगती हैं। इसके साथ साथ आपके पौधे की तने को भी मजबूत करता है। पोटेशियम से आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बड़ी अच्छे से हो पाती है, जिससे पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं। तो इसलिए हमें गबोट अवस्था में यानी बालियाँ आने से पहले NPK 05234 का इस्तेमाल करना चाहिए। और NPK 05234 की 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा
प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। अब जब आप NPK 0-34 का इस्तेमाल गबोर अवस्था में करते हैं तो इसी अवस्था में आपको बोरोन खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथी इस्तेमाल करनी है। अब बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा ये भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बोरोन के इस्तेमाल से 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं, जो भी आपने अभी तक डाला हुआ है, वो आपके पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ साथ पानी वगैरह भी पहुंचाता है आपके पौधे के सभी अंगों तक। इस समय आपको सिंचाई पे भी ध्यान देना है। सिंचाई नमी आपके खेत में होनी चाहिए, तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाती हैं। तो बोरोन का पहला काम होगा कि पौधे के सभी भागों तक, सभी अंगों तक आपके जो भी मिट्टी में खाद्य पदार्थ होते हैं उसको पहुँचाने का काम करता है। इसके साथ साथ बोरोन आपके पराग नली के निर्माण में हेल्प करता है, मदद करता है। बोरोन से पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे बालियों का निर्माण अच्छे से हो पाता है। तो बोरोन भी आपको डालना है। जो 20% वाला आता है, इसकी 100 ग्राम मात्रा आपको गबोर अवस्था में डालनी चाहिए। किसान साथियों, अगर अभी तक आपकी फसल गबोर अवस्था में आ गई है लेकिन अभी तक आपने जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप जिंक का भी छिड़काव किसान साथी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें, क्योंकि हम NPK 0-34 डालते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ना तो 33% वाला जिंक डाल सकते हैं, ना 21% वाला। लेकिन हम जो 12% वाला जिंक आता है, जिसको हम एडिटिया जिंक बोलते हैं, जिसको हम चिलेटेड फॉर्म वाला जिंक बोलते हैं, वो जिंक आप डाल सकते हैं 12% वाला। तो 12% वाले जिंक की यहाँ पे आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गबोर अवस्था में इस्तेमाल कर देना है। ये 3 खादें अगर आप डाल देते हैं, बालियाँ बहुत ही बेहतरीन आएंगी। बालियों की लंबाई बहुत बेहतरीन रहेगी, लंबी रहेगी। बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर आपकी बालियाँ छोटी रह जाती हैं तो निश्चित ही उत्पादन में कमी रह जाती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको अवश्य करना है। अब कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि जब आपकी गेहूँ में बालियाँ निकलने वाली होती है, इस अवस्था में भी कई बार पत्तों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें यूरिया का छिड़काव करना पड़ेगा। तो हमने पहले आपको बताया था कि आपको 70 दिन पे भी यूरिया का छिड़काव करना है। तो अगर आपने 70 दिन पे यूरिया का छिड़काव कर दिया है तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई होगी। बाई चांस 70 दिन की फसल है, नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तो मान लीजिए फिर उसके बाद में गबोर अवस्था में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको गबोर अवस्था में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए फिर से यूरिया का छिड़काव करना पड़ेगा। तो यूरिया की 1 से 2 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोर अवस्था में आपको इस्तेमाल कर देना है। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 3 या 4 चीज़ें हमने बता दी। पहला हमने बताया NPK 0-34 बालियाँ आने से पहले, मतलब 75 से 85 या 90 दिन की अवस्था में आपको डालना है। और इसकी आपको NPK 0-34 की 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी है। इसके साथ में बोरोन 20% वाला भी आपको डालना है, लगभग 100 ग्राम। इसके साथ में जिंक 12% वाला आपको डालना है, 125 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में आपको अगर नाइट्रोजन की कमी है, पत्तों में पीलापन है, तो यहाँ पे यूरिया जो आती है इसकी 1 से 2 kg मात्रा भी आपको इसी अवस्था में डाल देना है। ये 4 खादें आप डाल देंगे, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। बालियाँ काफ़ी लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। बस यहाँ पे एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि जब भी आप इन चारों खादों का इस्तेमाल एक साथ तो कर तो सकते हैं, लेकिन सभी का यहाँ पे अलग अलग आपको घोल बनाना होगा। आप 12% वाला जिंक आप फास्फोरस के साथ मिला तो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के रखना नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे हम सभी का अलग अलग घोल बनाएंगे, उसके बाद में एक साथ छिड़काव कर देंगे, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। खेत में नमी आवश्यक है, खेत में नमी रहेगी तभी ये सारी खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।